तो हेलो एवरीवन, जैसा कि हम बताए थे कि क्लास 10th के लिए अम्ल भस्म और लवण पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ हम पढ़ा दिए थे। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। उसके पहले हम रिवीजन कराते हैं। जैसा कि हम बता दिए थे कि अम्ल वह होता है जो स्वाद में कैसा हो, खट्टा होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है और जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन उसके पहले हम कुछ बताए थे कि अम्ल पहचानेंगे कैसे। तो अम्ल पहचानने का था कि जिसमें हाइड्रोजन लगा हो। उसके बाद लिखा थे कि जिसमें OH लगा हो वो भस्म होगा या क्षारक होगा। और ये दोनों को छोड़कर जैसे SO4 आए, NO2 आए, NO3 आए, Cl आए, ये सब क्या होगा? लवण होगा। क्या होगा? लवण। जिसमें मतलब H और हाइड्रोजन और OH को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ आएगा वो लवण होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? ये सब हम बता दिए थे। उसके बाद हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे? तो आज हम आगे पढ़ा रहे हैं। ये सब पढ़ा दिए थे कि फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में मिलता है। उसके बाद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। एसेटिक अम्ल सिरका में मिलता है। एसेटिक अम्ल का ही नाम होता है फेनोइक अम्ल। उसके बाद साइट्रिक अम्ल नींबू में मिलता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध या दही में मिलता है। उसके बाद ये सब हम पढ़ा दिए थे। आज से हमको पढ़ाना है, ये सब हो गया था। आज हमको पढ़ाना है सूचक। तो सूचक किसे कहते हैं? मतलब सूचक तो वह पदार्थ जो दिए गए विलयन में क्या किसी विलयन में अम्ल तथा क्षार या भस्म की उपस्थिति की पहचान करते हैं, उसे सूचक कहलाते हैं। इनका रंग और गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। मतलब जैसे मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पत्र, ये सब का। जैसे लिटमस पत्र अम्ल किसे कहेंगे? जैसे लिटमस पत्र में अगर अम्ल को डालेंगे तो नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल। और लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वह क्या होगा? भस्म। तो सूचक उसी को बोलेंगे वह पदार्थ जो किसी विलयन में दिए गए को क्या सूचित करता है, किसको? कि अम्ल है, कि भस्म है, कि लवण है। अगर कुछ नहीं देगा तो वो भस्म होगा। पहचान करता है तो वो गंध, इनका रंग या गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसका प्रकार भी होता है। जैसे सूचक के प्रकार, तो सूचक के प्रकार में सूचक को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है लिटमस, उसके बाद होता है प्राकृतिक सूचक में लिटमस बहुत फेमस है कि लिटमस। तो प्राकृतिक सूचक तो वह सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे। मतलब जो वनस्पति पेड़ पौधा से प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक। क्या बोलेंगे उसे? प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस, हल्दी, चाइना रोज, लौंग का तेल, ये सब क्या है? प्राकृतिक पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। यानी प्राकृतिक चीज से प्राप्त होने वाले सूचक को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सूचक। उसमें लिटमस है। तो लिटमस जल में घुलनशील एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक क्या है? पौधा है। क्या है? लाइकेन नामक क्या है? पौधा है। लाइकेन नामक क्या है? पौधा है। तो ये पूछता है कि लिटमस किस चीज से प्राप्त होता है? तो लिटमस थैलोफाइटा एक समूह होता है प्लांट किंगडम में। थैलोफाइटा समूह के लाइकेन नामक प्लांट से प्राप्त किया जाता है, पौधा से। यह न तो उदासीन होता है, न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है। यह बैगनी कलर का होता है। क्या ये पूछा हुआ है कि बोर्ड के एग्जाम में लिटमस पत्र किस कलर का होता है? तो बैगनी कलर का होता है। बैगनी कलर का होता है। और लिटमस पत्र अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। नीला और लाल लिटमस को नीला कर देता है तो भस्म होगा। तो लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक। आगे है सूचक के प्रकार। वो सूचक के प्रकार में लिटमस पत्र था। अब गंधीय सूचक में वो ऐसा पदार्थ जो गंध देता है, जैसे लौंग के तेल,
बहुत सारा होता है, क्या जो जिनका रंग गंधीय अम्लीय उदासीन क्षारीय में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज, लौंग, वैनिला आदि। मतलब प्याज, जैसे प्याज गंध देता है तो कौन सा सूचक में गंध, जो ऐसा पदार्थ जो अम्ल और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है और गंध देता है, गंधीय कलर का गंध, मतलब एक विशेष प्रकार का गंध निकले तो उस सूचक को क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक। जैसे प्याज, लौंग, वैनिला का तेल, ये सब क्या होता है, गंधीय सूचक। लिखो सब। इसके बाद आगे है सूचक के प्रकार में कृत्रिम या संश्लेषित, यानी मानव द्वारा बनाए गए सूचक को या प्रयोगशाला में बनाए गए सूचक को क्या बोलते हैं, कृत्रिम। कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, या इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर वे सूचक जिसके रासायनिक प्रयोगशाला में, यानी लैब, जिसको हम इंग्लिश में लैब में बनाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम या संश्लेषित, मानव द्वारा बनाया जाता है प्रयोगशाला में। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, ये सब क्या होता है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम संश्लेषण। इसका उपयोग लवण तथा क्षार को जांच के लिए किया जाता है। अब मिथाइल ऑरेंज कब करेंगे, किस कलर में कौन सा देगा, ये सब आगे पढ़ेगा। तो आगे है, इतना लिखो तो जिसको लिखना है। आगे है, अब पढ़ना है कि अम्लों के रासायनिक गुण। जैसे अम्ल का भौतिक गुण पढ़ा दिए कि स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का पीएच 7 से कम होता है, और अम्ल का जलीय विलयन में डालने पर हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस तरह भौतिक गुण हुआ। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब हो गया रिएक्शन वाला, यानी अभिक्रिया किससे करेगा, किससे नहीं करेगा, क्या बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा। अम्ल की जब ये सब रिएक्शन वाला में आता है, रासायनिक यानी लैब में कराएंगे तो उससे जो बनेगा वो लिखेंगे। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले लिखो सब। हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले कह रहा है धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु के साथ। तो धातु आगे वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि धातु वो होता है जो प्लस वाला, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके बनाता है। सोडियम, पोटासियम, ये सब क्या है, धातु है। तो धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और उसके साथ क्या बनाता है, लवण बनाता है। तो लवण का पहचान क्या था, जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, OH नहीं होगा। जैसे Cl होगा तो लवण होगा, SO4 होगा तो लवण होगा। तो ये सब लवण का पहचान था, ये सब हम पढ़ा दिए। तो धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे यहाँ पे लिखो अम्ल प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन। अब देखिए, जैसे हम बता रहे हैं HCl प्लस NaCl, सोडियम क्या है, धातु है, और HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ऊपर साइन दे देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकला है प्लस, उसके बाद लवण बनाएगा, जो धातु लेंगे उसी का लवण बनाएगा। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। तो जब एक नंबर यही कि रासायनिक धातु के साथ अभिक्रिया की, जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो उसी का लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये पूछता है कौन सी गैस रिलीज होता है, उत्पन्न कौन सा गैस होता है, तो हाइड्रोजन गैस। क्या, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है HCl प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे लिख सकते हो कि ऊपर का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस Zn। अब इसी का सल्फेट देखो, ये क्या है, लवण है। ये क्या है, लवण है। ये भी क्या है, लवण है, क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन है और ना ही OH है। ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। तो इस तरह की जब धातु का अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस, और उसी का लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। लिखो सभी। तो फर्स्ट नंबर यही था। आगे है 2 नंबर। रुक जाओ सब, बैक।
तो हम पढ़ा दिए कि धातु के रासायनिक गुण में फर्स्ट नंबर में दिखाई दे रहा है सबको। ठीक है, चलो ए पढ़ा दिए। दूसरा है, दूसरा गुण में हाँ, दूसरा गुण है धातु की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट का कोई फॉर्मूला बताया गया, तो बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, किसी को क्या बोलते हैं HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी का नाम है बाइकार्बोनेट। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो उसका लवण, जल तथा CO2 गैस। अब इसमें पूछेगा कि धातु की अभिक्रिया जब, चाहे अम्ल की अभिक्रिया जब बाइकार्बोनेट से करती है तो कौन सी गैस निकलता है, तो CO2 गैस। कौन सा गैस, CO2 गैस से रिलीज होता है। वहाँ था फर्स्ट नंबर में, एक नंबर में था कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो कौन सी गैस, CO2 गैस रिलीज होता है। और इसी का लवण बनाएगा, जिसका लेंगे, और प्लस उसका जल बनाएगा। क्या बनाएगा, जल। जैसे यहाँ पे देखिए अम्ल प्लस धातु के बाइकार्बोनेट, तो लवण बनाया प्लस जल प्लस CO2, ये याद ही करना है, उसी का लवण बनाएगा। जैसे देखिए HCl क्या है, अम्ल है, HCl एक अम्ल है। NaOH ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और NaCl लवण बना दिया, जिसका लिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2, तो कौन सा गैस रिलीज हुआ है, CO2। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कोई नाम बताएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं संमर्मर। जब HCl से अभिक्रिया किया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसी का लवण बनाएगा और जल बनाएगा और CO2 बनाएगा। CO2 रिलीज हुआ है, क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो इस प्रकार दो नंबर में, एक नंबर में था कि धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और लवण बनाता है। दूसरा नंबर में है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु के बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस रिलीज निकलता है, तो CO2 गैस रिलीज हो गया। लिखो सर। तीसरा है, हम साफ कर रहे हैं इसको। तीसरा गुण में है, तीसरा गुण लिखो तो, तीसरा गुण कह रहा है जब अब अम्ल का अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड से कराना है, यानी धातु के ऑक्साइड से कराना है तो क्या बनेगा, तो देखो यहाँ धातु के ऑक्साइडों के अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो सभी धातु के ऑक्साइड, अब धातु वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि धातु का ऑक्साइड जैसे ZnO, कैल्शियम ऑक्साइड CO, Na2O। धातु के ऑक्साइड किस नेचर का होता है, क्षारीय। हम लिखा दे रहे हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है, हाँ। लेकिन Al2O3 और ZnO ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक उभयधर्मी ऑक्साइड। ये दोनों नेचर का होता है, अम्लीय भी होता है, क्षारीय भी होता है। और अधातु के ऑक्साइड जैसे Cl2O7, N2O, ये सब अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का। लेकिन धातु के अधिकतर ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का होता है, अधातु के अधिकतर ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन एल्युमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, एम्फोटेरिक, यानी दोनों नेचर का होता है, अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। तो इतना लिखने के बाद अब इसमें कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड, जैसे धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होता है, इसलिए इसे अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल। जैसे धातु के ऑक्साइड अम्ल, लवण प्लस जल। अब धातु ऑक्साइड जैसे कॉपर का ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल, ये क्या है, अम्ल है, HCl अम्ल है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। और ये क्या है, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड देखिए इसी का क्या बना है, लवण। अब इसमें ना हाइड्रोजन है ना OH है, तो क्या है, लवण है, क्या है, लवण प्लस जल। तो जो धातु का ऑक्साइड, जैसे यहाँ अगर हम मान लीजिए Na2O लेंगे प्लस HCl लेते, तो इसी का लवण बनता है, NaCl बनता प्लस जल बनता। अब बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे तो नंबर अलग अलग लिख सकते हैं। तो लवण प्लस जल बनाता है, क्या बनाता है, तो हम तीन बता दिए। फर्स्ट बताएं कि जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जब अम्ल की अभिक्रिया बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो लवण, जल और CO2 निकलता है। तीसरा है कि धातु के जब ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और क्या बनता है, जल बनता है। तो 3 नंबर में लिखो सब।
3 नंबर लिखने के बाद हम आगे बता रहे हैं। हाँ, चौथा है, ये भी चौथा ही है, गुण ही है, रासायनिक गुण ही है। अलग से इसका बोल दिया जाता है। जैसा कि हम पढ़ाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया, उसमें पढ़ाए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता था दो के बीच, तो उसे क्या बोलते थे? उदासीनीकरण अभिक्रिया है, या ऐसा भी बोल सकते हैं। तो या उभय विस्थापन अभिक्रिया भी होता है, ये भी यही होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में बताए थे कि जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये पिछले यानी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण प्लस जल बनाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ये 4 नंबर में गुण में लिख सकते हो कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार से आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल प्लस क्षार, लवण प्लस जल, जैसे HCl एक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? भस्म, OH लगा हुआ है भस्म, तो उसी का क्या बनाएगा? लवण और जल, यहाँ पे जल लिखा हुआ है H2। तो क्या बनता है? इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं कि जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं लवण और जल बनता है। तो चौथा गुण हुआ अम्ल का रासायनिक गुण में। आगे है पांचवा में देखते हैं यार। अब आता है pH स्केल। तो pH स्केल बनाने के लिए, जैसा कि अभी तक अम्ल के बारे में हम पढ़ाए थे कि अम्ल का pH कितना होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम होने के लिए उसमें क्या मापा जाता है? हाइड्रोजन आयन। क्या, कितना हाइड्रोजन आयन दिया है किसी विलयन में? अगर ज़्यादा दिया है तो उसका ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा अम्लीय होगा। कम दिया है तो कम अम्लीय होगा। अगर किसी अम्लीय विलयन का pH 5 दिया है और किसी अम्लीय विलयन का pH 2 दिया है, तो इसमें ज़्यादा अम्लीय कौन है? जो ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दिया है। कौन ज़्यादा हाइड्रोजन आयन दिया है? तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितना ज़्यादा है, कितना कम है, उसका माप करने के लिए एक pH स्केल सोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया। उसी को बोलते हैं क्या? pH स्केल। इसका एक फॉर्मूला भी होता है pH निकालने का, आगे वाले क्लास में, -log base 10 H+ आयन। जितना H+ आयन होगा pH उतना ही। जैसे H+ आयन अगर 10 से पावर -2 है तो उसका pH हो जाता है 2। pH कितना हो जाता है? 2। तो इस तरह आगे वाले क्लास में पढ़ना है। लेकिन तुम लोग को पढ़ना है pH स्केल किसी भी विलयन में अम्लीयता या क्षारकता यानी क्षारीय नापने के लिए बनाया गया एक सोरेंस वैज्ञानिक द्वारा। इसमें लिखा हुआ होगा, नहीं तो लिख सकते हो तुम लोग, सोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। सोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया pH स्केल, सोरेंस नामक। तो यह विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी शक्ति को बताता है, जिसके आधार पर यह विलयन को एक मान प्रदान करता है जिसे pH मान कहते हैं। तो जैसे pH स्केल में 1 से लेकर 14, मतलब 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है। अगर इसमें 7 होता है, जैसे यहाँ स्केल बन रही है 1, 14, और इसमें 7 वाले होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 14 है, तो इधर 1 से लेकर 7 के बीच में क्या होगा? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय। और 7 से बीच में क्या होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। और 7 वाला क्या होगा? उदासीन होगा। उदासीन क्या होगा? उदासीन। इसको हम फ्रेश पेज पे बताएंगे कि जब मतलब pH स्केल का मतलब हो गया कि यही कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताने के लिए सोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा एक स्केल दिया गया जिसे क्या बोलते हैं? pH स्केल। अब हर सॉल्यूशन का अलग अलग pH होता है। जैसे कौन? अम्लीय सॉल्यूशन का pH 7 के नीचे होता है, क्षारीय सॉल्यूशन का pH 7 से अधिक होता है, और उदासीन सॉल्यूशन का pH 7 होता है। इतना देखो तो पहले, हाँ, जैसे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होता है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे बताए हैं कि हाइड्रोजन आयन जितना ज्यादा होगा उतना ही pH कम होगा। जितना, मान लो हाइड्रोजन आयन 10 है तो इसका हाइड्रोजन 10 पर -10 है तो इसका pH कितना हो जाएगा? 10। तो ये pH 10 तो नहीं, ये हाइड्रोजन आयन pH कितना हो जाएगा? आगे वाले क्लास में जैसे हाइड्रोजन आयन 5 है तो उसका pH उतना ही कम होगा। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उतना ही कम होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का pH 7 से कम है, 7 से कम है तो वह अम्ल होगा।
पीएच स्केल किसी विलयन का मान 7 से अधिक है तो वह क्षार होगा, और पीएच यदि किसी विलयन का 7 है तो उदासीन विलयन कहलाएगा। तो इसको हम अलग से एक पेज पे लिख रहे हैं, हम ऐसे लिख दे रहे हैं पीएच, इस पेज पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे ये स्केल है, पीएच स्केल है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14 लिख दिए। तो अगर इसके बीच में होगा, इसके बीच में होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा, और इसके बीच में होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा यहाँ पे होगा तो उदासीन होगा। हाँ लिखो। तो क्वेश्चन ये, इस पे 3 क्वेश्चन पूछता है कि क्षारीय विलयन का पीएच कितना होगा, 14 होगा, मतलब 7 से ज्यादा होगा। अम्लीय विलयन का पीएच कितना होगा, 1 से 7 के बीच में होगा, यानी 7 से कम होगा। यानी हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं, अम्लीय विलयन 7 से कम, क्षारीय विलयन 7 से अधिक, 7 से ज्यादा। दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिख देना है क्या, उदासीन, उदासीन विलयन 7 के बराबर, क्या होगा, 7 के बराबर। तो अब पूछता है इसको क्वेश्चन, ये तो पूछेगा कि किसी विलयन का पीएच 5 है तो कौन सा विलयन हो, तो अम्लीय। लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कोई विलयन है जो विलयन में H+ आयन देता है तो उसका पीएच कितना होगा। तो H+ आयन देता है विलयन सोल्यूशन में, वो क्या होता है, अम्ल होता है, तो अम्ल का पीएच कितना होगा, 7 से कम। 7 से कम जो भी ऑप्शन होगा वो आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा कि कोई सॉल्यूशन है वो नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है तो कौन सा होगा, अम्ल होगा, तो अम्ल का पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। उसी तरह पूछता है कि वह जलीय विलयन में OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो क्या होता है, भस्म होता है, तो उसका पीएच कितना होगा, 7 से अधिक। अब 7 से अधिक जो भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होगा वो 7 से अधिक वाला हो जाएगा। तो इस तरह लिखो सब इतना, तो आगे पढ़ाते हैं। हाँ हो गया। तो आगे है इसमें क्या, पीएच स्केल दिया वही है जैसे हम बताएं कि अम्लीय प्रकृति, उदासीन, क्षारीय प्रकृति। जैसे H+ आयन की सांद्रता, जैसे 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 देखो OH यहाँ बढ़ गया है, OH-। अब क्षारीय प्रकृति है, जलीय विलयन में क्या देता है, OH आयन, और उदासीन विलयन 7, H+ आयन की सांद्रता में कमी, मतलब जैसे जैसे इधर जाएंगे H+ आयन की कमी आएगी, इधर H आयन की आयन बढ़ता जाएगा। यानी कोई पीए, अगर कोई अम्लीय सॉल्यूशन का पीएच 2 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति कितना होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन शक्ति क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये तो था, ठीक है, इतना हम लिख दिए हैं। अब पीएच स्केल यह लिखा हुआ है कि जैसे देखिए शुद्ध जल, इसमें से पूछता है, जैसे हम लोग पानी पीते हैं वो अशुद्ध होता है, लेकिन शुद्ध जल, डिस्टिल वाटर, मतलब जो भी शुद्ध जल होता है उसका पीएच कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। अब पूछेगा कि मैग्नीशियम, जैसे एग्जांपल देके पूछ देगा MgOH का पीएच कितना होगा, तो OH लगा हुआ है, क्या होगा, भस्म होगा, तो भस्म का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH। अब इसमें बताना है कौन सा दुर्बल, यानी वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अभी पिछले क्लास में बताए थे कि सोडियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, यानी प्रबल, क्या, प्रबल बेस, यानी भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका मतलब 7 से ज्यादा, जो 7 से जो भी ऑप्शन होगा ये सब भस्म का कितना, इधर 7 से ज्यादा वाला भस्म का होगा, यानी क्षारीय प्रकृति का, और इधर वाला अम्लीय। तो इसमें HCl, अगर कोई अम्ल है, ज्यादा अम्लीय है तो उसका पीएच उतना ही कम होगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरह हम बता दिए। आगे चलो सब पीएच स्केल। अभी अब है पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो पीएच स्केल का हमारे दैनिक जीवन में पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, या ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4। ये सब इसमें लिखा हुआ है लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं। हाँ, इसमें अगर ब्लड का नहीं लिखा हुआ है तो कोई लिख सकता है ब्लड का पीएच, यानी रक्त कितना होता है, 7.4। उसी तरह मतलब हमारे दैनिक जीवन में जैसे पेट में हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसका पीएच होता है 1.5। कितना अलग अलग होता है, मतलब हर जगह अलग अलग होता है।
तो हमारे दैनिक जीवन में पीएच का योगदान है। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि जैसे हमारे पेट में भी अम्ल होता है, पाचन शक्ति सर्जन में भी अम्ल को संपन्न करने के लिए पीएच 7 से, मतलब हमारे शरीर का पीएच कितना होना चाहिए 7 से, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 7 से 7.8, यानी कितना हो गया 7 से 7.8, ये हमारे शरीर का रेंज का पीएच होता है। अब देखो मुंह में पीएच 6 पॉइंट से कम होने पर दंत, जैसे तुम लोग दांत में छेद होने लगता है, खोड़ला जिसको बोलते हैं, तो पीएच कम हो जाता है। पीएच कितना 5.5 से कम। एक होता है अम्लीय वर्षा, यहाँ लिखना है अम्लीय वर्षा का पीएच, उसका होता है 5.5। ये अम्लीय वर्षा उदासीन है, क्षारीय है कि अम्लीय है, 5 से थोड़ा सा ज़्यादा है। क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय होता है। उसमें जो अम्लीय वर्षा होता है SO2 प्लस नाइट्रिक अम्ल का मिल के एक बना लेता है, जिससे अम्ल वर्षा होता है, बहुत हानिकारक होता है, स्किन जला देता है। जिससे पौधों फसलों को अच्छी तरह से वृद्धि करने के लिए एक पीएच मान, जैसे अगर तुम लोग भी देखे होंगे कि पीएच मान किसी फसल का ज़्यादा हो जाता है तो नुकसान पहुंचाता है, तो एक रेंज होता है, उसका अलग अलग होता है, लेकिन वो सब नहीं लिखना है। पीने के पानी का पीएच 7.8 है कि 2 है? हाँ 7 पॉइंट यहाँ लिखो सब। पीने का पानी 7 पॉइंट, थोड़ा सा अल्कली नेचर का होता है, थोड़ा सा, यानी 7.8 जरूरी नहीं, लेकिन शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का 7 पीएच का उदासीन माना जाता है। ये सब हम पढ़ा दिए हैं, आगे चलो। अब है लवण। तो अभी बताए हैं कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण बनता है। और वो बहुत सारा रिएक्शन था कि लवण कैसे बनता है। तो लवण भी कमजोर होता है और स्ट्रांग होता है, वीक भी होता है, स्ट्रांग भी होता है, लेकिन पहचानेंगे कैसे? तो उसका पहचान अलग अलग है। लेकिन लवण में हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ना OH होगा। तो इसका लवण कब बनता है? तो रिएक्शन के बाद, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ने बताया कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से की उपस्थिति में फलस्वरूप जल के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले पदार्थ को लवण कहलाता है। ये स्वाद में नमकीन होते हैं। लवण जैसे किसी भी, मतलब किसी भी कलर का नहीं होगा, नमकीन होगा। इसका पीएच 7 से कम या 7 से अधिक हो सकता है, लेकिन उदासीन बोलेगा, इस तरह नहीं। जैसे अगर स्ट्रॉन्ग, अगर कमजोर है तो उसका 7 से कम होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है तो ज़्यादा होगा। लेकिन उसका पीएच, उदासीन सीधा पूछेगा, उदासीन बोलेगा तो 7 होगा। लेकिन लवण का पीएच हमेशा जरूरी नहीं है कि 7 हो, लेकिन न्यूट्रल, अगर उदासीन लवण है तो 7 होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है, अधिक प्रबल है तो उसका 7 से ज़्यादा होगा, कमजोर है तो 7 से कम होगा। तो वही लिखा हुआ है कि अम्ल भस्म से मिलकर क्या बनता है? लवण तथा जल। यही लिखा हुआ है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आगे है, हाँ ये अब है, यहाँ से पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस सब के बारे में, गुण कैसे बनाया जाता है, उपयोग क्या है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। लेकिन उससे सबसे पहले बात की ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, बेकिंग पाउडर को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। उसी तरह विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होगा, कैसे बनाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होगा, रासायनिक सूत्र क्या होगा, इसका उपयोग क्या है और गुण क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सब हर साल 3 नंबर में एक इसमें से आता है। या तो ब्लीचिंग पाउडर पूछेगा या प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही POP बोलते हैं। ये सब पढ़ाएंगे, तो ये सब आगे वाले क्लास में मिलेगा, आगे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा।